नाज़रीन, रेड सी से बड़ी खबरें सामने आई हैं कि यमन की जानिब से मिसाइलों से हमला किया गया है अमेरिका पर। इस वक्त अमेरिकी ऑपरेशन जारी है, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। अमेरिकी हथियार टूटने के बाद उनका ऑपरेशन पूरी तरह से नाकाम हो गया है और अमेरिकी पावर की कलाई पूरी तरह से खुल गई है। एक तरफ दुनिया की सुपर पावर है और दूसरी तरफ एक सबसे गरीब मुल्क है जिसने पिछले 9 सालों में सिविल वॉर झेली है, लेकिन उसने पूरी तरह से नथ डाल के रखी हुई है अमेरिका को और पूरे यूरोप को। तो इस वक्त यमन से सूरत हाल क्या है और अमेरिका ने अब नया क्या तरीका निकाला है और उस पर भी उसका मजाक ज्यादा बन रहा है, जो यमन को काउंटर करने के लिए नया प्लान बनाया गया। तो वो तफसीलात भी आपके साथ आगाह करेंगे। फिर गजा जंग से नाज़रीन बड़ी खबरें हमारे पास आई हैं। खबरें इस तरह की हैं कि मज़ामती तहरीक ने इसराइली फौजियों को मारा है, अपने साथ ले गए और सुरंगों में रखा हुआ है, ठीक है ना। ये नई खबर और बहुत बड़ी खबर इसराइल की जानिब से ये सामने आ गई है कि उनके साथ इस वक्त ये हो रही है। उसके अलावा उनका बहुत अहम पोर्ट सिटी है एश्कोलोन, उस पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। उनकी तफसीलात भी आपके साथ आगाह करेंगे। फिर एक अरब मुल्क ने गद्दारी करने की कोशिश की और मज़ामती तहरीक जो कि फातेह है, पूरी दुनिया जिसे फातेह कह रही है, उससे सरेंडर करवाने की कोशिश की गई है। तो उस पर यहया सिमार का पहली बार रिएक्शन सामने आ गया है, पहली बार वो जंग में बोले हैं। तो वो तफसीलात भी आपके साथ आगाह करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, गजा जंग अपने छोटे से इलाके से निकलकर एक रीजनल वॉर तो हकीकतन बन चुकी है, लेकिन एक आलमी वॉर ये इस तरह से है और उस तरफ जा रही है कि इसके जो इंपैक्ट है वो पूरे आलम पर, पूरी दुनिया पर हो रहे हैं। जो ग्लोबल ट्रेड, जो ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासर हो रही है, उसका इंपैक्ट हर किसी पर आएगा। और अभी एक बड़ी खबर नाज़रीन ये भी जल्दी जल्दी आपसे शेयर कर दें कि सऊदी जहाज को भी निशाना बनाया गया है। ये कल का ये वाकया है कि जिसमें एक जहाज जो कि सऊदी पोर्ट से, वहां से रेड सी से निकलकर अरेबियन सी की तरफ आ रहा था, उसको भी यमन ने निशाना बनाया है। तो अब ये पूरी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, हंड्रेड्स ऑफ जो शिप्स हैं वो अपना रूट तब्दील करके अफ्रीका से घूम कर जा रहे हैं। कीमतें आपको अगले आने वाले चंद दिनों में बढ़ती हुई नजर आएंगी। ऑयल प्राइसेज यहाँ बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये पूरा आलम जो है बेसिकली वो इस जंग से मुतासर हो रहा है। सो पहली बड़ी खबर जो रेड सी से है अमेरिका के हवाले से, क्योंकि इस वक्त जो टक्कर है वो इसराइल अमेरिका वर्सेस यमन है, ठीक है ना। तो अमेरिका के हवाले से नाज़रीन पहली बड़ी खबर है कि उनके वॉरशिप्स को बैलिस्टिक मिसाइल के साथ निशाना बनाया गया है। ये पहले फॉक्स न्यूज की आप खबर देख लें कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑन अमेरिकन वॉरशिप शॉट डाउन अ बैलिस्टिक मिसाइल ड्यूरिंग कम्बैट इन ओनली 1 और 3 टाइम्स इन रेड सी यमन, ठीक है ना। कि वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वॉरशिप पर इतने कम टाइम में इतने ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो फायर किए गए हों। तो हमले यमन की जानिब से मुसलसल जारी हैं। जो वॉरशिप उनके रडार में आ रहा है या इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है तो उस पर यमन हमले कर रहा है। कुछ को उनके जो वॉरशिप्स हैं वो डिटेक्ट करके तबाह कर रहे हैं और उसमें भी एक को तबाह करने के लिए उनका जो एक खर्चा आ रहा है सिर्फ एक ड्रोन या मिसाइल का, वो $2.1 मिलियन है। तो हमले मुसलसल जारी हैं, कुछ तबाह हो रहे हैं और कुछ जाकर निशाने पर लग रहे हैं। लेकिन इस ये जो फॉक्स न्यूज ने खबर दी है, इससे 2 चीजें समझना बहुत जरूरी है। एक चीज तो यह है कि यमन धड़ल्ले से हमले कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो चुप करके बैठ गया, ठीक है ना, और उसने जो है वो अपनी पॉलिसी को शिफ्ट कर लिया। हमले वो धड़ल्ले से जारी कर रहा है। वहां पर किसी की खबर हम तक पहुंच रही है, किसी की खबर नहीं पहुंच रही, क्योंकि वहां पर कोई मीडिया तो है नहीं। वहां पर या ब्रिटिश नेवी रिपोर्ट करती है, जो यमन करता है या अमेरिका करता है। सो हमले मुसलसल जारी हैं, ठीक है ना, और वो धड़ल्ले से हमले जो है वो यमन कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझने की यह है कि जो अमेरिकी ऑपरेशन है प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, वो पूरी तरह से फेल हो चुका है, ठीक है ना। वो पूरी तरह से मजाक बन गया है पूरी दुनिया में उस पर, बल्कि उनका अपना मीडिया सबसे ज्यादा इस पर मजाक बना रहा है और अपने सिक्योरिटी पर सबसे बड़ा सवाल उठा रहा है कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। हम कहां की सुपर पावर हैं कि एक यमन जैसा मुल्क वो हमें टक्कर देकर बैठा हुआ है और हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सक रहे हैं। तो जो उनका ऑपरेशन है, अमेरिकी ऑपरेशन जो कि शुरू हुआ और अब वो फेल हो चुका है, ये सबसे बड़ी बात आपको समझना जरूरी है। क्योंकि अमेरिका की जानिब से जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, मायर्स्क, एमबेसी और दीगर, उनको कहा गया था कि आप अपने शिप जो है वो यहां से गुजारें और हमारी सरपरस्ती में गुजारें, हम आपकी हिफाजत करेंगे। तो सबसे पहले इन 2 कंपनियों ने ट्रस्ट करते हुए अमेरिका पर अपने जहाज यहां से गुजारने की कोशिश की, लेकिन वो एक जहाज भी यहां से नहीं गुजार सके और इन दोनों कंपनियों के जो जहाज हैं वो यमन ने तबाह कर दिया, ठीक है ना। देन इस वाकये के बाद उनकी अमेरिका की क्रेडिबिलिटी जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गई। जो बाकी शिपिंग कंपनीज है उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा भाई अब हम नहीं जा रहे। वो तो पहले से इनकार कर चुके थे, लेकिन अमेरिका ने उनको एक उम्मीद दिलवाई कि हम आपको ये रूट जो है वो क्लियर करवा के दे सकते हैं। सो जब वो नहीं करवा के दे सके तो बाकियों ने कहा कि ठीक है भाई हम नहीं जाने वाले रेड सी में जब तक मामलात मुकम्मल क्लियर नहीं हो रहे। तो अमेरिका देखा ना, इत्तेहाद टूट गया। आपने अकेले ट्राई करने की कोशिश की, आप नाकाम हो गए, तो आपका तो पूरी तरह से पांडा फूट गया ना। तो अब अमेरिका इस सूरत हाल में पूरी तरह से फंसा हुआ है और इंटरेस्टिंगली अब उसने एक नया तरीका निकाला है इस सूरत हाल को टैकल करने का, एक अपनी इज्जत को बचाने के लिए। वो पहले आप तरीका सुने, फिर आपको भी हंसी आएगी कि अमेरिका इस वक्त कर क्या रहा है। अमेरिका ने जनाब सैंक्शंस लगा दिए हैं ईरान पर, ठीक है ना। हमले हौसीज कर रहे हैं, हमले यमन कर रहा है
और पाबंदियां किस पर लगाई हैं? ईरान पर। पहले आप ये खबर देखिए, यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? वी इंपोज्ड सैंक्शंस ऑन द इरानियन नेटवर्क दैट फाइनेंसेस हौसीज अटैक्स टारगेटिंग इंटरनेशनल शिपिंग। तो ये जनाब एक नया मैं कहता हूं अपने साथ इन्होंने मजाक किया है। ये अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं और किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे, क्योंकि आपकी इन पाबंदियों से भाई हो क्या जाएगा? आपने पिछली दहाई में आप मतलब कितने सालों से आप यमन पर ईरान पर पाबंदियां लगा रही हैं। ऑलमोस्ट 50 सैंक्शन जो है वो ईरान पर लगाई गई हैं और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने उन तमाम सैंक्शंस को न्यूट्रलाइज किया है और ईरान की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करती रही है, वो नीचे नहीं आए बल्कि वो ग्रो करती रही है। और इस वक्त भी जो उनकी रेशो है वो 3.8% है। जब पूरे यूरोप ने और पूरे अमेरिका ने जोर लगाकर उन पर इतनी ज्यादा पाबंदियां लगाई तो तब कुछ नहीं हो सका। तो अब क्या होना है? अब तो उन्होंने इस पर तफसीली आपको बता चुके हैं, इसमें मैं नहीं जा रहा। अब तो उनके रशिया के साथ इतने बड़े मुआहदे हो गए, रशिया और फिर जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके साथ वो ट्रेड करने जा रहे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट के साथ उनके मामला बेहतर हो रहे हैं, सऊदी अरब, इजिप्ट जिनके साथ उनकी 40-40 साल मुखालफत थी। तो अब तो यमन ने अपने आप को पूरी तरह से संभाल लिया है। उस मुश्किल तरीन सूरत हाल में आपकी पाबंदियां कुछ नहीं कर सकी। तो आज उन्होंने क्या कर लेना है? आप देखें रशिया के साथ उन्होंने आज ही जो है वो अपनी करेंसी में ट्रेड करने के हवाले से मुआहदा कर लिया, ठीक है ना। तो वो तो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये आपकी पाबंदियां, ये तो आपने अपने साथ मजाक किया ना। अब ईरान को या यमन को इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या इससे आप पर हमले बंद हो जाएंगे? क्या इन सेक्शंस के बाद रेड सी का रास्ता क्लियर हो जाएगा? क्या इसके बाद जो इस्राएली पोर्ट्स हैं वहां पर जहाज पहुंचना शुरू हो जाएंगे? क्या इसके बाद आप पर हमले बंद हो जाएंगे? तो कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। तो फिर आपने ये किया क्या है ये बताया ना। तो अब इस तरह जो है वो अमेरिका फंसा हुआ है, यानी इस्राएल उस पर प्रेशर डाल रहा है कि हमारा 2 हफ्ते से एक कंटेनर नहीं पहुंचा, फूड की वहां पर शॉर्टेज हो गई है, बाकी सप्लाई उनकी कटी हुई है। फिर ये जो सारी बड़ी कंपनीज हैं या दुनिया को कंट्रोल करते हैं इनके जो ऑनर्स हैं, तो वो सारे अमेरिका में बैठे हुए मोस्टली, और वो अमेरिकन गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि भाई ये हमें क्लियर करवा के दें। वो अमेरिकन गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रहे हैं, इसराइल अमेरिका पर प्रेशर डाल रहा है। फिर देखा ना कि अमेरिका की अपनी इकोनॉमी भी तो मुतासर हो रही है ना, वो भी तो सारी ट्रेड इन्हीं कंपनीज के जरिए करता है, वो भी तो मतलब उनका ऑयल इन्हीं कंपनीज के जरिए जा रहा है, रोजमर्रा की तमाम इशा इन्हीं कंपनीज के जरिए जा रही है। तो अगर ये रेड सी से नहीं गुजर रही तो एक्स्ट्रा जो नुकसान हो रहा है वो अमेरिका को भी तो हो रहा है। तो इधर से प्रेशर अलग है, ये इन्फ्लेशन और महंगाई का प्रेशर अलग है, लेकिन अमेरिका करे तो करे क्या? ना हमला कर सकता है ना पीछे हट सकता है, कोई उसके पास, यकीन मानिए इससे ज्यादा अमेरिका कभी किसी कॉम्प्लेक्स पोजीशन में आया नहीं है। या तो उसने जंग छेड़ दिया या फिर मामलात हल किया, मोस्टली तो उसने जंगी छेड़ी हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में पिछले 80 सालों में अमेरिका कभी नहीं फंसा कि इतनी ज्यादा उसको मुश्किलात का सामना और वो जंग भी ना कर पा रहा हो और सुलह सफाई के जरिए मामला भी हल ना कर पा रहा हो। तो इस वक्त ये सबसे ज्यादा खुद फंसे हुए हैं। आप ये एक और रिपोर्ट देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स हैज फेल्ड टू स्टेबलाइज द रेड सी एंड काउंटर द थ्रेट्स फ्रॉम हौसीज दिस वीक 299 ships with a total capacity of 4.3 million containers have changed course to do so avoid Red Sea. That is about 18% of global shipping company. Major shipping companies are still unsure about using the Red Sea despite the safety guarantee provided by the US Navy. अब सिर्फ इस वीक का, एक वीक का उन्होंने रिपोर्ट में आया है कि 4.3 मिलियन कंटेनर्स हैं उन्होंने रास्ता बदला है, यानी कि 300 जहाजों ने, ठीक है। एंड देन ये टोटल कितना बनता है? पूरे ग्लोब का 18% ये बनता है। 18% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, ये जो उन्होंने रास्ता मोड़ा, सिर्फ एक वीक की ये रिपोर्ट सामने आई है। तो सोचिए ये मामलात किस हद तक जा रहे हैं। ये आपको एकदम से इतना बड़ा उछाल नाज़रीन नजर आएगा, फिर आपको समझ आएगी कि ये भाई मामलात कितने खराब हो चुके हैं। फिर इसमें आप देखें कि हौसियों ने यूरोप को क्या मैसेज भिजवाया है। जर्मनी के हवाले से पहले आप देखें, उन्होंने कहा है जर्मनी को ये पैगाम भिजवाया, डोंट इंटरफेयर द मैटर दैट कंसर्न ओनली यूनाइटेड स्टेट्स, कि ये जो हमारा यूएस और इसराइल के साथ मामला चल रहा है ना, इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और यूरोप ने वैसे ही अपना पल्लू छुड़ाया है। आपने देखा फ्रांस, इटली, स्पेन किस तरह से निकल गए, फिर वो अंदर खाते ओमान के जरिए इनके साथ राब्ते में भी हैं और अपने मामला बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका से वो 80 सालों में पहली बार हुआ है कि इस तरह से वो पल्लू झाड़कर पीछे हट गए हैं, ठीक है ना। तो यूरोप अपने मामलात हौसियों से सेट करने की कोशिश कर रहा है और हौसी भी उनको यही पैगाम दे रहे हैं कि इसराइल अमेरिका से पीछे हट जाओ, इनके साथ इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, आप गुजरे, आपसे हमें मसला नहीं, अगर आप इनसे पीछे हटते हैं तो। अगर आप भी यहां पर आते हैं इंटरफेयर करते हैं तो फिर आपका भी यही असर होने वाला है। अब आप ये एक मैप देखिए जिसमें ये बताया है, ये पता चला है कि हर जहाज जो यहां से गुजर रहा है उसने कैटेगोरिकली वहां पर लगाया हुआ है कि वी हैव नो कॉन्टैक्ट्स विद इसराइल, कि हमारा इसराइल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो भी जहाज यहां से गुजर रहा है उन्होंने वाजे वहां पर लगाया हुआ है कि हम पर कोई हमला ना हो, और इस वक्त कोई जहाज है वो इनकी बंदरगाहों की तरफ नहीं जा रहा है। तो यमन ने एक एक जहाज पर पाबंदी लगा दी है, एक भी जहाज उनका गुजर कर नहीं जा रहा। तो ये यमन की ताजा तरीन सूरत हाल है। अब आपको गजा में लिए चलते हैं नाज़रीन। गजा के हवाले से बड़ी खबरें हमारे पास आ चुकी हैं और बड़े हमले किए गए। पहली नाज़रीन सबसे बड़ी खबर यह है कि डजन्स ऑफ इसराइली जो हैं उनको अपने साथ सुरंगों में
वो ले गए डजन्स ऑफ इसराइली फौजी। ये वो नहीं है जो 7 अक्टूबर को पकड़े थे, ये नए हैं जो अभी बैटलफील्ड में उन्होंने किसी को मारा और किसी को पकड़कर जो है वो साथ ले गए। तो ये उन्हीं का मीडिया कह रहा है। ये दो बेसिकली रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि 15 के करीब ये फौजी हैं जिनकी बॉडीज हैं वो मज़ामती तहरीक के पास है। दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक ये 2 डजन है, मोर देन 2 डजन के 2 दर्जन से ज्यादा, यानी ये 25 से 30 इसराइली फौजियों की बॉडीज हैं जो इस वक्त मज़ामती तहरीक के पास हैं। तो ये इस वक्त इसराइल के साथ गजा में हो रही है, ये तबाही और बर्बादी इस वक्त इसराइल के साथ हो रही है। इसीलिए जो 20 दिन की कैलकुलेशन लेकर गए थे, आज वो कह रहे हैं हमें सेवरल मंथ्स चाहिए इस गजा को कब्जा करने के लिए। और उस गजा को जहां पर आपने दुनिया जहान के बम गिरा दिए, जहां पर आपने कोई डिफरेंशिएट नहीं किया कि ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ये सिविलियंस हैं, आपने तो उनको पकड़कर जो है वो गिरफ्तार किया, उनको नंगा किया, उनको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है ना। आपने वो जुल्म ढाए। इसलिए एर्दोगान ने सही कहा है कि नो डिफरेंस इन हिटलर एंड नेतन्याहू, ठीक है ना, जिसकी आपको बड़ी तकलीफ हुई है। अच्छा, ये नाज़रीन पहले सबसे बड़ा हमला और खबर आपके साथ शेयर की। अब आपको बताते हैं जो दीगर 2-3 बड़े हमले हुए हैं उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करें। एक फूड फोर्स पर नाज़रीन हमला हुआ है, इनके फौजी वहां से गुजर रहे थे जिनको डिवाइस लगाकर एक्सप्लोसिव डिवाइस के साथ हमला किया गया है। मज़ामती तहरीक का बयान देखिए, वी डेटोनेटेड एन एंटी पर्सोनल डिवाइस इन अ ज़ायनिस्ट फोर्स पेनिट्रेटिंग खुजा ईस्ट ऑफ खान यूनिस एंड शॉट डाउन इट्स मेंबर्स किलिंग एंड वाउंडिंग देम, ठीक है। सो पहले उन्होंने ये डिवाइस लगाई, उनको हलाक किया और उनमें से अगर कोई बच गया देन उनको अपनी राइफल्स के साथ जो है वो मार गिराया। एक हमला ये हो गया। दूसरा नाज़रीन एश्कलोन पर बहुत बड़ा हमला किया गया। ये साहिल समंदर के साथ ये सिटी एश्कलोन, यहां पर नाज़रीन बहुत बड़ा हमला हुआ है। ये आप देखिए, एन इंटेंस मिसाइल साल्वो वाज लॉन्च्ड टुवर्ड्स एश्कलोन एंड सायरन्स वर साउंडेड देयर, ठीक है ना। तो इनकी पोर्ट सिटी है ये सबसे अहम, जिस पर ये एक बड़ा मिसाइलों के साथ हमला हुआ है। तो ये भी इसराइल की बेसिकली नाकामी है कि जनाब वो इतने 83 डेज ऑफ वॉर के बाद भी वो मज़ामती तहरीक की ये जो फायरिंग कैपेसिटी है उसको नहीं तोड़ सका है। फिर नाज़रीन अगली सबसे बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए। ये नाज़रीन पता चला है कि जो मेंटल इलनेस यानी इनके पागल होने के, मेंटल होने के जो केसेस हैं वो अब पता चला है कि बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा सामने आ गए हैं। और जो सुसाइड के केसेस हैं वो नाज़रीन बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। या पहले उनका बयान देखिए, फिर आपको बताते हैं कि द इसराइली ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन रिपोर्टेड ऑन द फोरम ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स The number of cases of mental illness and suicide has increased, ठीक है। ये एक चीज हो गई। फिर दूसरा आम तरीन बयान देखिए, mental illness are spreading in Israel and have reached the point where the directors of psychiatric hospitals are demanding the state of emergency to be declared in the country। नाज़रीन ये सूरत हाल हो गई है। वो कह रहे हैं कि मेंटल इलनेस के, पागल होने के, फौजियों के और बाकी लोगों के इतने ज्यादा केसेस सामने आ गए हैं कि वी शुड डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ये सूरत हाल है नाज़रीन। 7 महाज उनके खिलाफ खुले हुए हैं, गजा में हालात अलग से हो रही हैं। देन ये जो ज़हनी मरीज बन गए हैं, पागल हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि हमें इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। अब इससे ज्यादा बयान में आपके सामने क्या रखूं। दरअसल नाज़रीन जो इनको फेस करना पड़ रहा है ना, वहां पर जो मज़ामती तहरीक जिस जज्बे बहादुरी के साथ वहां पर लड़ रही है, यानी ऐसे केसेस आपके साथ हम पहले रिपोर्ट कर चुके हैं कि जब मज़ामती तहरीक का फाइटर इनके सामने आता है ना तो इनके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, ये फायर नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर जो है वो इन्होंने लड़ने से इनकार किया और जब इनको फोर्स किया जाता है तो ये अपनी जानें खुद ले लेते हैं। इस तरह के वाकयात भी वहां पर रिपोर्ट हुए। फिर ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए कि इनके कमांडर्स, इनके ऑफिसर्स अपने साथियों को छोड़कर वहां से भागे और उनको डिसमिस भी किया जा रहा है। 15 से 20 हजार इनके फौजी नाज़रीन ऐसे हैं जो फौज को छोड़कर, इस मुल्क को छोड़कर बैरून मुल्क जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने भाई ये जंग नहीं लड़नी। क्योंकि दुनिया भर से तो ये सारे इसलिए आए थे कि यहाँ पर लूट मार मची हुई है, यहाँ पर लूट सेल लगी हुई है। आप फलस्तीनियों के घर में घुस जाएं, उनका घर छीन लें, उनकी जमीनें छीन लें, उनको कत्ल कर दें और उनके घरों पर कब्जा कर लें। और बादशाह है आपकी, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप तो यहाँ पर बादशाह सलामत बनने के लिए आए थे। तो वो जो बादशाह सलामत बनने आए थे उन्होंने जब ये देखा है कि भाई ये खून, अब देखे ना कि अभी 3 दिन पहले हमने आपको एक केस रिपोर्ट किया था कि एक फौजी जो हॉस्पिटल में लाया गया, जख्मी हुआ था गजा में, वो जब होश में आता है तो वो फायरिंग करना शुरू कर देता है हॉस्पिटल में। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पर कोई आरपीजी फायर हो रहा है, तो उस फायरिंग में उसने अपना बंदा जख्मी कर दिया उस हॉस्पिटल में। तो ये इनके जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मेंटल इलनेस है, इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि हमें स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर करनी चाहिए। तो ये नाज़रीन गजा जंग से बहुत बड़ी और अहम तरीन खबरें, और इससे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि इस वक्त मज़ामती तहरीक किस कदर पावर में है, वो जंग जीत रही है और इसराइल की तमाम जड़ें काटी जा रही हैं। जिन जिन बुनियादों पर इसराइल खड़ा हुआ है वो तमाम इस वक्त बुनियादें काटी जा रही है। अच्छा, आखिर में आपको जरा जो अरब, जिस कंट्री ने एक गद्दारी करने की कोशिश की है और मज़ामती तहरीक से हथियार डलवाने की कोशिश की है, वो आपको शेयर करते हैं, देन फिर इसको वाइंड अप करते हैं। नाज़रीन हुआ कुछ इस तरह है कि एक अरब कंट्री है, उसने मज़ामती तहरीक को कहा कि आप सरेंडर कर दें।
ठीक है ना, आप सरेंडर कर दे। तो इस पर बड़ा सख्त रिएक्शन मज़ामती तहरीक ने दिया है, ठीक है ना। उन्होंने कहा, मतलब आप देखें ना कि मज़ामती तहरीक जो कि जीत रही है, जिसको तारीखी फतह मिली है, आप गिनते जाएं कि किन किन महाजों पर फतह मिली है। आप देखें कि इसराइल का जो बयानिया है वो दुनिया में पहली बार बेनकाब हुआ है। इसराइल की जो हकीकत है वो पहली बार दुनिया के सामने आई है। तारीख में पहली बार यूरोप और अमेरिका जो है वो फलस्तीन के हक में खड़े हुए हैं। वहां के ईसाई इस वक्त फलस्तीन के लिए आवाज उठा रहे हैं, ठीक है ना। अब जो उनका बयानिया था वो जमीन बोस हो गया। दुनिया को पता चला कि 75 साल इसराइल ने जुल्म ढाए या फलस्तीन ने जुल्म नहीं ढाए। अगर इस दुनिया में कोई फसाद हो रहा है, अगर जंगें हो रही हैं, तो उसका जिम्मेदार इसराइल है। ये हैं जो असल में दुनिया में फसादात फैला रहे हैं, और इनसे अटैच्ड जो असलहा फरोश कंपनियां हैं वो दरअसल सारे मसाइल की जड़ हैं। और उनका भी गिराव मुख्तलिफ मुल्कों में हुआ है कि वो अपने मुनाफे के लिए इतने लोगों को शहीद कर रही हैं और जंग फैला रही हैं। फिर उनको पता चला कि नेतन्याहू सबसे बड़ा कसूरवार है, जो ये कहता है कि ये हमारा सैक्रेड मिशन है, ये मुकद्दस मिशन है, हम अल्लाह के चुनिंदे लोग हैं। तो पता चला कि भाई बच्चों को कत्ल करने वाले अल्लाह के चुनिंदे लोग नहीं हो सकते, ठीक है। फिर जो उनकी फौजी हलाकतें हुई, उनकी आर्मी, उनका मीडिया ये कह रहा है कि तारीख में हमने अपना नुकसान नहीं देखा। या अभी आपके मैंने सामने रखा कि वो कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी लाग कर देनी चाहिए। दुनिया के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इस वक्त फलस्तीन की आजादी नागुज़ीर हो चुकी है। अगर वन स्टेट होगी तो सिर्फ फलस्तीन होगी, या तो इवेंचुअली 2 स्टेट होंगी। अगर ये 1 स्टेट होती है तो ये इसराइल 1 स्टेट नहीं होगा, बल्कि फलस्तीन 1 स्टेट होगा। उधर यमन ने किस तरह से टक्कर दे रखी है, हिजबुल्लाह क्या कर रही है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजें करने के बाद, इतनी कुर्बानियां देने के बाद, जब हर महाज पर हम फाते हैं, और अब हमें कह रहे हैं कि हम हथियार डाल दें। यानी किस बात पर हम हथियार डालें, किस बात पर? तो वो कह रहे हैं जी आप हथियार डालें, हम आपको सीज फायर लिखकर देते हो। भाई फाते हम हैं, हथियार उन्होंने डालने, हमने नहीं डालने, हम फाते हैं। हमारी शर्तें मानी जाएंगी, उनकी नहीं मानी जाएंगी। हम काहे को हथियार डालें, किस लिए? हम जंग जीत रहे हैं भाई, वो हार रहे हैं, वो जंगबंदी के प्रपोजल भेज रहे हैं, हम नहीं भेज रहे। तो इस पर जनाब याहिया सिवार ने खुद बड़ा सख्त तरीन रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा ये तो बड़ी गैर मुनासिब बात हुई है, और अपने लोगों को पूरा जो है वो कॉन्फिडेंस देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नो सरेंडर। उन्होंने कहा हम आखिरी कतरे तक, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और हम में कैपेबिलिटी है कि हम कई महीनों तक इनके साथ जंग लड़ सकते हैं। हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हमारे पास सलाहियतें हैं, हमारे पास विल पावर है। हमने, मतलब आप देखें ना, उन्होंने जिंदगी का करना क्या, मुझे बताइए। याहिया सिवार सारी फैमिली शहीद हो गई, 20 साल उसने इसराइली जेल में काटे। अलदीफ सारी फैमिली शहीद हो गई, मतलब शुरू से उसका मकसद ही यही है। तो भाई उन कमांडर्स को चाहिए क्या उनको साजिशें चाहिए, क्या उनको अपनी फैमिली की फिक्र है, क्या उनको इस दुनिया की फिक्र है? जो सारे मज़ामती तहरीक के फाइटर्स हैं, उनमें से मेजोरिटी वो जिनके वालिदैन शहीद हुए, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने वालिदैन को शहीद होते हुए देखा है। जो अब गजा में हो रहा है, जिन बच्चों ने अपने वालिदैन को शहीद होते देखा है, उनके लिए जिंदगी में क्या मकसद रह जाता है, ठीक है ना। तो उनके लिए फिर क्या है? उनके लिए तो यही है कि आजादी उनको मिले। तो वो कह रहे हैं हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। इस दुनिया की हमारे लिए अहमियत ही क्या है? तो उन्होंने कहा कि सरेंडर नहीं होगा, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। फिर दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा कि नो 2 स्टेट सोल्यूशन, हम किसी 2 रियासती हल को नहीं मानते। इससे पहले वो कह रहे थे कि ठीक है हम 2 स्टेट की तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मामला जिस तरफ जा चुके हैं, यानी आपने 22,000 लोगों को शहीद कर लिया। बेसिकली ये 35,000 के करीब ये शादी हैं, 22,000 नहीं है, लेकिन फिर भी उनके सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 22,000 लोग होते हैं। 22,000 पीछे कहानियां हैं, एक बंदे पर एक नस्ल मुनसर होती है। तो ये 22,000 लोग आपने शहीद किए हैं, तो 76 लोगों की एक फैमिली आपने मिटा दिया। इस तरह के वाकयात हुए। तो इतना कुछ झेलने के बाद, इतनी कुर्बानियां देने के बाद हम 2 स्टेट लेंगे? हम 2 स्टेट नहीं लेंगे। 2 स्टेट तो अब हमें मिल रही है, फलस्तीन की आजादी तो हमें मिल रही है, लेकिन अब हम 2 स्टेट नहीं होगा, अब ओनली 1 स्टेट होगा। हम ले सकते हुए तो ले लेंगे, नहीं ले सकते हुए तो नहीं लेंगे, लेकिन अब ये फैसले जो है वो मैदान में होंगे, ठीक है ना। और अगर ये मुज़ाकरात के जरिए चाहते हैं, अगर ये जंगबंदी चाहते हैं, तो कंप्रिहेंसिव सीज फायर करें, देन फिर हम बात करेंगे कि इनको हमने क्या देना है, ठीक है ना। अब क्योंकि तय तो हमने करना है, रिमोट कंट्रोल तो हमारे हाथ में। सो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन इस वक्त के हकायक है और अहम तरीन ये तफसीलात हैं। अरबों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। आपको जोर इस बात पर देना चाहिए कि अंदर खाना और पानी आप भिजवाएं, अंदर आप फ्यूल भिजवाएं, ईंधन भिजवाएं। आज इस वक्त शदीद तरीन सर्दी है गजा में, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। वहां पर यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक कहत का समय है, ठीक है ना। 10 लाख लोगों को 2-2, 3-3 दिन खाना नहीं मिल रहा है। तो आपको जोर देना चाहिए कि वहां पर खाना, पानी और मेडिसिन पहुंचे, ना कि आप इधर हथियार डलवाने की तरफ जोर दें। तो आपकी पॉलिसी उस तरफ होनी चाहिए, इस तरफ नहीं। तो ये नाज़रीन अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं पूरी दयानतदारी के साथ। आपका अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।